वेलकम टू बैक कॉमर्स ई गुरुकुल। अगर आप आज इस नए हैं इस चैनल पर तो लाइक करिए और धमाकेदार सब्सक्राइब करिए ताकि आप ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है जिसके अंतर्गत मैं आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और जो बिजनेस स्टडी है इसके धमाकेदार एमसीक्यूज कराऊंगा ताकि आप एग्जाम में जाकर धमाका धमाका मचा सकें। तो अगर आप नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अन्यथा आपके लिए यह घाटा है और इस सीरीज को छोड़ कर ना जाएं, नहीं तो आपका इसमें घाटा है। इसलिए इस सीरीज पर बने रहें। मैं आपको जो एमसीक्यू ही नहीं करवाऊंगा बल्कि इसके साथ जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उसका भी एक्सप्लेन कराऊंगा। साथ में आप कॉपी और कलम लेकर बैठें, जो बोलूं पॉज कर कर आप उसको लिख भी लीजिए, तो जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसने कहा था। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र को हम धन का विज्ञान कहते हैं, तो आखिर ये कहा किसने था। तो देखिए, ये जो थे एडम स्मिथ, जिन्हें कि अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसे अर्थशास्त्र का धन का विज्ञान तो कहा है लेकिन इसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, तो बोला जाता है। फिर तो मार्शल ने क्या कहा, मार्शल ने कहा अर्थशास्त्र जो है यह हमारे सामाजिक में भी इसका अहम भूमिका होना चाहिए। कह रहा ये अर्थशास्त्र धन का तो विज्ञान है लेकिन यह समाज का भी विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान के साथ साथ समाज का भी विज्ञान है, जो कि सामाजिक जो भी उत्तरदायित्व हैं उन्हें भी पूरा करना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ धन 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 करते रहें। उसके बाद देखिए, उसके बाद रॉबिन्सन भी कहते हैं नहीं भैया, बात तो आपका सही है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र सामाजिकता है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यह जो है ह्यूमन बिहेवियर होना चाहिए, जो मानवीय व्यवहार को भी उसके अंतर्गत स्थापित करना चाहिए, दोनों में बैलेंस बनाए। तो ये तीनों ने अपने अपने मत से विचार दिए। तीनों ने कहा नहीं आपका भी कथन सही है, आपका कथन, लेकिन ये सब जोड़ा जाए। अर्थशास्त्र धन का भी विज्ञान होना चाहिए, समाज का भी विज्ञान होना चाहिए, साथ साथ मानवीय व्यवहारों का भी विज्ञान होना चाहिए। तो इन चीज़ों और साथ में एक है सैमुअल्सन, जिनकी इसमें नहीं चर्चा है, उनका भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। उन्होंने डेवलपमेंट पर जोर दिया, उन्होंने विकास पर जोर दिया। कह रहा अर्थशास्त्र जो है विकास का भी विज्ञान है। तो देख सकते हैं इन्होंने इतने सारे बता दिए। तो इस हिसाब से जो है क्वेश्चन का आंसर होगा एडम स्मिथ। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, देख सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि मतलब माइक्रो, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर है ना व्यक्तिगत इकाई। तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसमें इंक्लूड होता है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, पहला माइक्रो और दूसरा मैक्रो। मैक्रो जो है वो ओवरऑल की बात करेगा। अगर मान लीजिए हम एक व्यक्ति की आय की बात करेंगे तो यह व्यक्तिगत इकाई आएगा, अर्थात इंडिविजुअल यूनिट की बात करेगा। अगर हम पूरे देश की बात करेंगे तो वो मैक्रो लेवल पर बात करेगा, सामूहिक बात करेगा। तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड, तो इसमें क्या हो जाएगा इंडिविजुअल यूनिट की बात करेगा, ना कि स्मॉल यूनिट, ना ही इंडिविजुअल प्राइस, और ऑल ऑफ देम तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है व्यक्तिगत इकाई की बात हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है, और मैक्रो सामूहिक की बात करता है, ओवरऑल की बात करता है, पूरे की बात करता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, कह रहा है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है। आप जान रहे हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो है बढ़ती जाती है। अगर उसको 1 रुपया दे दिया जाए तो वो सोचता काश मेरे पास 10 रुपया होता ना, या एक साइकिल दे दी जाए तो वो बोलता मेरे पास बाइक होता ना तो ज़िंदगी का आनंद ही आनंद होता, मज़े से घूमते हैं ना। तो अगर बाइक आ जाए तो वो बोलेगा अगर मेरे पास कार होती ना, ओह ज़िंदगी के सारे मज़े तो हमारे ही होते दोस्तों, है ना। क्या सही बात है कि नहीं। हाँ ऐसे ही है। और जो है साधन, जो हमारे पास रिसोर्स हैं प्रकृति के द्वारा, या जो भी रिसोर्स हमारे पास हैं, साधन है, वह सीमित हैं। अगर हम उसका खर्च करते हैं तो ये नहीं कि वो फिर आ जाएगा, वो लिमिट मात्रा में, जैसे कोयला सीमित है, पानी सीमित है। तो इसका हमें उस तरह से यूज करना चाहिए ताकि दोनों में बैलेंस हो सके। तो अगला देखिए कह रहा दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। अर्थात जब हमारे पास वो सामान जो नहीं होता है तब जो है उन्हीं में से हम किसी को एक सेलेक्ट करते हैं। तो वही बात कह रहा है कि दुर्लभता जो है समस्या को, चयन को जन्म देती है। तो और अगला जो है ऑप्शन इसमें कह रहा है ऑल ऑफ देम, यानी कि ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो सही बात है, इसमें से सारे जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वह वक्र जो आर्थिक समस्या दर्शाता है,
वैसा वक्र जो हमारे आर्थिक समस्या को दर्शाएगा, इकोनॉमी प्रॉब्लम की बात करेगा, जो हमारे प्रॉब्लम अभी जनरेट कर रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है वह किसको कर, तो दोस्तों वो जो है हमारा ना ही प्रोडक्शन कर तो कभी नहीं, क्योंकि वह उत्पादन कितना हो रहा है इस बात की बात करेगा, ना कि समस्या की बात करेगा। हम डिमांड हमें यह बताएगा कि हमें कितना डिमांड चाहिए, कितना हमारा डिमांड है, तो उस बात ये भी नहीं करेगा। उसके बाद है इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र, यह भी उसकी बात नहीं करेगा। देखिए चौथा ऑप्शन कह रहा है उत्पादन संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटी की बात करेगा, संभावना है या नहीं। जहां पर संभावना आएगी वहीं पर हमारा जो है आर्थिक समस्या की बात होगी। तो इस हिसाब से जो है इसका आंसर जो है उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, मस्त है, देखिए इसको। इसमें कह रहा है कि अगर कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से क्या चाय की मांग में वृद्धि होती है। हाँ, ये तो बात सही है कि चाय की भी मांग क्या होती है, बढ़ती है। देखिए कैसे, अगर आप चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं, मान लीजिए अगर चाय का रेट बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, चाय को छोड़ देते हैं और कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं। जहाँ कॉफ़ी की डिमांड जो स्थिर थी, तो अब क्या होगा, हम सब चाय से शिफ्ट कर गए किस में, कॉफ़ी के मूल्य में अगर वृद्धि है तो हम चाय पे शिफ्ट करेंगे, और चाय में वृद्धि होगी तो कॉफ़ी में। तो इसका तो डिमांड वैसे रहेगा, लेकिन जो अगला वाला उसका हो जाएगा। तो इसमें जो है हमेशा पॉजिटिव रिलेशन बताता है, इसलिए कहता है कि इसकी जो है चाय की मांग जो है वह हमेशा बढ़ेगी, ना कि घटेगी। कोई दिक्कत, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए, देखिए निगेटिव उस जगह पर होता है, मान लीजिए कार और पेट्रोल, इस ये जो है आपका सब्स्टिट्यूट गुड है, यानी कि स्थापनापन वस्तु है ना, हिंदी में से बोलते हैं, जो कि एक जगह से दूसरे जगह पर हम शिफ्ट कर जाते हैं अगर एक की वस्तु की दाम बढ़ जाती है। और एक होता है कंप्लीमेंट्री, पूरक। अगर कार का दाम बढ़ेगा, है ना, तो देखते हैं कार का अगर दाम बढ़ता है तो पेट्रोल का भी दाम बढ़ने लगता है। तो ये क्या है, ये जो है आपका कंप्लीमेंट्री यूज, ये तो आपस में निगेटिव दर्शाता है और ये पॉजिटिव रिलेशन बताएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। देखिए जो क्वेश्चन पर मैंने बात की, देखिए सेम है, ये तो आप खुद आंसर दे सकते हैं। कह रहा है ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है। तो अभी मैंने बताया सब्स्टिट्यूट गुड, जिसका एक के बदले प्रयोग किया, और पूरक वस्तुएं थे जिसका साथ साथ हम यूज करते हैं, है ना। अगर हमको बैट चाहिए तो भैया साथ में बॉल भी चाहिए, नहीं तो कैसे खेलोगे क्रिकेट, है ना। तो अगला देखिए आरामदायक वस्तु, वैसी वस्तुएं जो हमें कि आराम दे, जैसे मोटा सा गद्दा वाला बिछावना, कितना मजा देता है ना। तो ये जो हमें कंफर्ट फील कराए, आराम दे, उसे हम कंफर्ट गुड्स कहते हैं। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन, यानी कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे है। देखिए लॉ ऑफ डिमांड से तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें जो है डिमांड का घटना और बढ़ना बात करता है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका रेट घटेगा, रेट बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, वो बात करता है। तो ये मांग के नियम तो उसमें आएंगे नहीं। अगला बात कह रहा है कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिहेंस। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बता रहा है कि उत्पत्ति वृद्धि के नियम, तो ये भी इससे इंक्लूड नहीं कर रहा है। अगला देखिए कह रहा है पैमाने के प्रतिफल नियम से, लॉ ऑफ रिटर्न स्केल। तो जब भी लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन की बात करेगा, दीर्घकालीन उत्पादन फलन की बात करेगा, यह हमेशा लॉ ऑफ रिटर्न स्केल से रिलेट करेगा। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें कितना लो चाहिए तो होगा ही नहीं। तो इसका साथ का जो आंसर हो जाएगा पैमाने के प्रतिफल नियम से होगा, लॉ ऑफ रिटर्न स्केल। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है अवसर लागत, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं। अपॉर्चुनिटी का अर्थ होता है अगर आप कोई एक चीज़ ले रहे हैं तो दूसरा चीज़ आपको छोड़ना होगा, है ना, तो उसके बदले में, तो वही कहता है, उसको जो है हम मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, एक के बदले में। अगर मान लीजिए आप अनार भी खा रहे हैं, सेब भी खा रहे हैं, 10 अनार है और 10 सेब है, तो अगर 5 अनार छोड़ते हैं तो 5 सेब खाइएगा, है ना। तो वही एक के बदले जब उसके बदले जो दूसरे को ग्रहण करते हैं उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या हम मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, एक के बदले छोड़कर दूसरे पर जाना, शिफ्ट। तो अवसर लागत भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें कहता है इकोनॉमिक कॉस्ट, उस वस्तु क्या कॉस्ट है उसे हम इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद इक्विलिब्रियम प्राइस, उस प्राइस का जो बैलेंस किया जाता है उसे संतुलन मूल्य कहते हैं। और जितने भी वहाँ दिए गए हैं वस्तुएं, उनका एक एवरेज निकाल दिया जाता है, उसे हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि जब सप्लाई, है ना,
जब हमारे कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है, जब हमारे कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है तो उसमें क्या होता है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें अक्सर लोगों को, स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आती है कि कब लोचदार होगा, कब बेल लोचदार होगा, कब पूर्ण लोचदार होगा। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक पूरा वीडियो बना दूंगा जो कि आपको पूरे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि अगर आप किसी भी वस्तु में थोड़ा सा परिवर्तन होता है पूर्ति में, तो ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप कैसा होगा, जो सप्लाई है उसका स्वरूप कैसा होगा। तो कह रहा है वह जो है इलास्टिक होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। जब सप्लाई इंक्रीज होता है मोर विद द रिजल्ट ऑफ स्मॉल इंक्रीजिंग इन प्राइस, जब उसका प्राइस में थोड़ा सा वृद्धि किया जाता है तो उसके डिमांड में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, तो इसे हम इलास्टिक कहते हैं। यह जो है बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमको कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इसका पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चलते हैं इस पर भी अगर थोड़ी बात की जाए। बेलोचदार इन इलास्टिक में परफेक्ट इन इलास्टिक में जो है, और पूर्ण परफेक्ट इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, तीनों की चर्चा हम डिटेल में करेंगे अगले वीडियो में। अगला देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है कि बाजार की स्थिति जिसमें वस्तुओं का केवल एक क्रेता होता है। देखिए वस्तु, जब हम किसी भी एक बायर होता है, मार्केट का सिचुएशन जिसमें केवल एक बायर होगा, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मोनोपोसोनी। उसको हम क्या कहेंगे हमेशा, मोनोपोसोनी। जिसमें कि केवल एक बायर होता है, ओनली वन बायर होगा, उसे हम मोनोपोसोनी कहेंगे। इसमें जो अब बात आता है मोनोपोली में जिसमें मात्र जो है एक सेलर होगा। जैसे रेलवे में क्या है कि उसका पूरा अधिकार है हर जगह, जो रेट आपसे चार्ज करेगा वो आपको देना पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और मोनोपोसोनी में होता है कि केवल एक बायर होता है और बहुत सारे सेलर होते हैं। और ड्यूपोली जो है वह बात करता है जहां दो कंपटीटर, है ना, जो दो व्यवसायी एक ही वस्तु बना रहे हैं, है ना, तो आपस में जब compete करते हैं, जैसे एयरटेल और जियो दोनों सेम सेवा दे रहे हैं, है ना, तो जब दोनों आपस में compete करेंगे तो उसे ड्यूपोली कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार मूल्य किस बाजार की विशेषता बताता है। जो मार्केट प्राइस है ना, वो हमारे किसकी बात करता है, किस मार्केट की विशेषता की बात करता है। तो वह कह रहा है क्या वह लॉन्ग पीरियड मार्केट होगा, वेरी लॉन्ग होगा, या ऑल ऑफ, नहीं, ना ही लॉन्ग होगा ना वेरी लॉन्ग होगा, यह होगा शॉर्ट पीरियड मार्केट। जो है वह हमेशा शॉर्ट पीरियड की बात करता है, क्योंकि उसका रेट घटता है बढ़ता है ना, तो इसको कभी भी लॉन्ग पीरियड में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर और क्वेश्चन देखना है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, मैं फिर दूसरा सीरीज इस पर बनाऊंगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।